ये क्या बोलेंगे? एक है जो कि वामपंथी के गोद में बैठा हुआ है और वैसे क्या बोलेंगे? इनको देश की बड़ी चिंता हो रही है, जो देश तोड़ने निकले हैं। इंटेंट ये है कि भारतीय फौज को डिमोरलाइज करना, इंटेंट ये है कि इस देश को छोटा दिखाना। अच्छा, नेहरू क्या बोले थे? ये तो बंजर जमीन है, जाने दीजिए। आपका सर भी बंजर है तो क्या किया जाए? आज चाइना चढ़ बैठे तो ये इनके घर में मिठाइयाँ बट रही होंगी। इनको कभी देश से मतलब था क्या? वामपंथी संगठन हमेशा से चाइना को अपना आका मानता है, हिंदुस्तान को नहीं। 1962 का जब जंग हुआ था तो उसमें एक बड़ा तबका था वामपंथी का, जो कि क्या कह रहा था कि हम चीन का साथ देंगे, भारत का नहीं। चारू मजुमदार, ठीक है, उसने क्या कहा था? पाथ ऑफ चाइना इज आवर पाथ, चाइना चेयरमैन ऑफ चाइना इज आवर चेयरमैन। राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन है तो वो बता दे तो मैं मान जाऊं। अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ। राहुल गांधी को ये पता है कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इनको मत जिताओ, मतलब राइट विंग को मत जिताओ। उससे होगा क्या कि सनातनियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। अगर तुम चूंचा ज़्यादा करोगे, ज़्यादा हल्ला करोगे, तो हमारे जवान केपेबल हैं कि अंदर घुस के हमला करने का और मारने का। और याद है पाकिस्तान में पार्लियामेंट में उनके एक मंत्री ने बयान क्या दिया था कि उनका आर्मी चीफ का पैर थर थर काँप रहा था, उनके मंत्री के पैर थर थर काँप रहे थे कि कहीं भारत हमला ना कर दे। अमित जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एलएसी के पार करके चाइनीज जो सेना है, जो चाइना की सेना है, वो बार बार क्रॉस करके आ जाती है और विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार जो है इसको अनदेखा कर रही है और शांत बैठी हुई है, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। क्या लग रहा है आपको कि भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि बार बार क्रॉस करके आ जाती है, ये मत भूलिए कि ये चाचा जी के सामने, मैं चाचा नेहरू की बात कर रहा हूँ, ये उसी समय एक बहुत भारी गलती हुई थी जिसकी वजह से हमने एक अपना अच्छा खासा हिस्सा गंवाया था, जिसका नाम, जिसको हम आज अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद ये बार बार ये हो रहा है, हालांकि हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती है। आप ये मत भूलिए कि रिजांगला की बैटल हमारे लिए निशान है, जब मेजर शैतान सिंह ने उन चीनियों को अपनी ज़मीन में खदेड़ के रखा था, और आज भी हम गर्व से याद करते हैं। और जहाँ तक आज का सवाल है, आज भी ये मत भूलिए कि चाइना क्या कह रहा है। चाइना पहली बार बैकफुट पे है। चाइना पहली बार बार ये कह रहा है कि वो हमारे यहाँ घुस आए। आज तक चाइना कभी भी ये कमिट नहीं करता था, वो बस गोलमोल करके बातें करता था, लेकिन पहली बार चाइना जो है गोलमोल नहीं, वो साफ साफ कह रहा है कि वो हमारे यहाँ घुसा है। हालांकि हमारे भारतीय सेना ने इस पर पूरी की पूरी सफाई दी है। हमारे माननीय गृह मंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर दोनों इस पर सफाई दी है। सेना अपने काम कर रही है। और ये अपोजिशन वाले ये क्या बोलेंगे? एक है जो कि वामपंथी के गोद में बैठा हुआ है और वैसे क्या बोलेंगे? इनको देश की बड़ी चिंता हो रही है, जो देश तोड़ने निकले हैं उन्हें देश की चिंता हो गई। और खड़गे साहब, ये वही है ना, आज तक वो फोटो सर्कुलेट होता रहता है, MOU बैठ के साइन कर रहे थे। और आज हमारे गृह मंत्री साहब ने भी कहा है कि 1,35,00,000 का चंदा इन्होंने लिया था चाइना वालों से। ये बात करेंगे, इन्हें इनके अंदर बहुत बड़ी देशभक्ति जाग गई। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है संसद भवन में और बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में भी इसका हंगामा किया जा रहा है, ठीक है, सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है, और बस आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है इसमें नाकाम रही है पूरी तरीके से और बस मुद्दा को भटका रही है और कुछ कर नहीं रही सरकार। देखिए, डेमोक्रेसी है तो मुद्दा तो उठेगा, मुद्दा उठाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि भारतीय फौज को डिमोरलाइज करना, इंटेंट ये है कि इस देश को छोटा दिखाना, या इंटेंट है देशभक्ति? तो इंटेंट हम जानते हैं, जैसा हमने पहले में भी कहा है कि MOU बैठ करके कौन साइन कर रहा था? वो कोई जो सरकार सत्ता में बैठती है वो जाके चंदा लेती है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने FCRA के तहत 1,35,00,000 का चंदा लिया था। अभी सरकार इसी के लिए उस पाबंदी लगा रही थी ना। उसके बाद आप देखिए कि 1962 में हमने जमीन गंवा दी। उसके बाद एक बार भी चाचा नेहरू क्या बोले थे? ये तो बंजर जमीन है, जाने दीजिए। हाँ, उसी समय लोकसभा में हमारे एक नेता ने, विपक्ष के नेता ने, कि कहा था कि आपका सर भी बंजर है तो क्या किया जाए। आप बार बार सरकार को छोटा दिखाने के लिए देश को कमजोर करते हैं। आपको फर्क ही नहीं पता कि सरकार क्या होता है, देश क्या होता है, आर्मी क्या होती है, और हमारे आर्मी का शौर्य क्या है। ये बस इनको अभी आप मत भूलिए।
बस कुछ दिन पहले है, इन्हीं की एक समर्थक है, एक हीरोइन, उसका नाम है ऋचा चड्ढा। कोई नहीं जानता उसको नाम, आप पूछ लीजिए पब्लिक से। लेकिन उसने क्या कहा था जब हमारे भारतीय सेना के कमांडर ने कहा था कि वी विल टेक बैक पीओके, जो कि आर्मी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा से रहा है, वो हमारा एक स्टैंड है, पीओके हमारा है, वो लेके रहेंगे। तो क्या कहा था उसने? गलवान सेज हाय। वो किसको जवाब दे रही थी? वो किसको जवाब दे रही थी? वो किसका मजाक उड़ा रही थी? ये तो वो गिरे हुए लोग हैं जिनको न देश से प्यार है न देश के लोगों से प्यार है। आज चाइना चढ़ बैठे तो ये इनके घर में मिठाइयाँ बट रही होंगी। इनको कभी देश से मतलब था क्या? आप मत भूलिए, मैं आपको इतिहास की बात 2-3 बताता हूँ। वामपंथी संगठन हमेशा से चाइना को अपना आका मानता है, हिंदुस्तान को नहीं। 1962 का जब जंग हुआ था तो उसमें एक बड़ा तबका था वामपंथी का, जो कि क्या कह रहा था कि हम चीन का साथ देंगे, भारत का नहीं। जब उन्हीं के एक नेता ने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कराया था तो उनके पार्टी वालों ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि आप भारतीय फौज को कैसे खून दे सकते हैं? हमारी लॉयल्टी तो चाइना के तहत है, उनकी लॉयल्टी चाइना के तहत थी, इसी के लिए उन्होंने खून देने से इनकार कर दिया था। और जो नेता जिसने कहा कि हाँ खून देना चाहिए, उसको पार्टी से बाहर कर दिया था। एक नेता था वामपंथी संगठन का, उसका नाम था चारू मजुमदार। ठीक है, उसने क्या कहा था? पाथ ऑफ चाइना इज आवर पाथ, चाइना चेयरमैन ऑफ चाइना इज आवर चेयरमैन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाथ चाइना का रास्ता हमारा रास्ता, चाइना के चेयरमैन हमारे चेयरमैन। किसने कहा था? चारू मजुमदार, जो कि एक वामपंथी नेता था। आप ये मत भूलिए कि ये वही था जो नक्सलवाड़ी में अपने ही देश के लोगों का खून बहा रहा था। ऐसे लोग के साथ में साठ-गांठ करके गोदी में बैठते हैं और उसके बाद से बात करते हैं, इनको देश की चिंता हो रही है। अभी भी क्या मीन सीताराम येचूरी वो चीना चाइना के ऊपर क्या कह रहे थे? एक बार चाइना के खिलाफ बोले, तमाम इधर उधर की बातें कर लेते हैं, किताब लिखते हैं, किताब लिखवाते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि उस किताब का नाम क्या है? चाइनाज़। मतलब आप दिन भर चाइना की तारीफ करते हैं, चाइना को अपना आका मानते हो और उसके बाद से एकदम से आपको शिफ्ट हो जाता है और याद दिलाने लगते हैं। ये वही देश को डिमोरलाइज करने की बात है और कुछ नहीं। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी हमेशा चाइना बॉर्डर का एलएसी का मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं कि हमारे देश में चाइना के सैनिक घुस आ रहे हैं, वहाँ पे मतलब कि आके कब्जा कर रहे हैं और भारत सरकार शांत बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। अभी आपने देखा ओवैसी ने बोला, फिर खड़से ने बोला, फिर मनीष तिवारी ने बोला। तो जो सोची समझी जो रणनीति के तहत ये लोग मुद्दा उछाल रहे हैं कि लोकसभा में बहस न किया दिया जाए सरकार को, क्या लग रहा है आपको, सही है ये? देखिए, राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन है तो वो बता दे तो मैं मान जाऊँ। अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ। राहुल गांधी को ये पता है कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक से उनको पता है कि गलवान कहाँ था और अभी तवांग कहाँ है। उनका बस चले तो दोनों को एक साथ मिला दें वो जा करके, जैसे कि उनके परम पूज्य हमारे चाचा नेहरू ने किया था और हमने अपनी ज़मीन गंवाई थी। देखिए, और रहा सवाल खड़गे जी का। खड़गे जी अभी कुछ दिन पहले जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनका एक वीडियो बहुत बड़ा वायरल हो रहा था। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इनको मत जिताओ, मतलब राइट विंग को मत जिताओ, उससे होगा क्या कि सनातनियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। मतलब ये ऐसे लोग हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। इनको क्या मतलब है देश से? ये सिर्फ अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए किसी भी तरीके से 50 हथकंडे मना सकते हैं। ये कभी पुलवामा में जो हमारे हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे जवान, उनका अपमान कर देते हैं। कभी हमारे फौज को बालाकोट के लिए क्वेश्चन करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक क्वेश्चन करते हैं। इनको ना फौज पे विश्वास है, तो देश की जनता पे विश्वास है। ये चाइना की ही बात नहीं मानते। और इस बार तो मान ले, इस बार तो चाइना वाला भी कह रहा है कि हमारे यहाँ चढ़ बैठे और अच्छे से जवाब दिए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जब से मोदी सरकार आई है 8 सालों में, तो मोदी सरकार का चाइना के प्रति और एलएसी के प्रति कैसा स्टैंड है? देखिए, जब से ये सरकार चेंज हुई और मोदी सरकार आई है, अब बहुत क्लियर है और दिखता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जयशंकर जी को देखिए, वो जहाँ भी जाते हैं एकदम स्ट्रांग पोस्चरिंग करते हैं। हम सबको वो बात पता है कि जब उन्होंने, एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप रशिया से गैस कैसे खरीद सकते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया था कि ब्रिटेन और पूरा का पूरा ईयू जितना एक दोपहर में गैस खरीदता है, उतने भारत पूरे साल भर में खरीदता है, साल भर में खरीदता है। तो हमारी पोस्चरिंग बहुत पहले से स्ट्रांग है। जहाँ तक कि हमारे बॉर्डर्स के सवाल है, तो वो चाहिए, आप ये मत भूलिए कि जब बालाकोट हुआ था तो पाकिस्तान में घुस कर जा कर के
वहाँ पे हमारे फाइटर हवाई जहाज़ों ने हमला किया था। ये एक चेंज ऑफ पॉलिसी था कि अगर तुम चूंचा ज़्यादा करोगे, ज़्यादा हल्ला करोगे, तो हमारे जवान केपेबल हैं कि अंदर घुस के हमला करने का और मारने का। और याद है पाकिस्तान में पार्लियामेंट में जो उनके एक मंत्री ने बयान क्या दिया था कि उनका आर्मी चीफ का पैर थर थर काँप रहा था, उनके मंत्री के पैर थर थर काँप रहे थे कि कहीं भारत हमला ना कर दे। ये चेंज ऑफ शिफ्ट है। और यहीं पे मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इससे पहली वाली सरकार में हुई थी, 2008 की बात है, जब 26/11 का हमला हुआ था। बराक ओबामा ने अपने किताब में लिखा है, बराक ओबामा आप जानते हैं ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने उस हमले का जवाब इसलिए नहीं दिया था जबकि हमारी फौज तैयार थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं उनसे माइनॉरिटी वोट बैंक ना खिसक जाए। आप बताइए, मुसलमानों को पाकिस्तान से ही जोड़ के देख लेते हैं, हमला नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और इनको बड़े देश की चिंता हो रही है। बताइए। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से बार बार ये मुद्दा उछल रहा है, ठीक है, तो ये क्या लग रहा है आपको कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें ये असर करने वाला है? क्योंकि अब करीब ही आ गया है 2024 का चुनाव, और 2023 में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और 4-5 और भी स्टेट में चुनाव है। क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, असर होगा, लेकिन क्या असर होगा मैं बता देता हूँ। ये इसी तरीके से बालाकोट बालाकोट करके सेना के शौर्य को गाली दे रहे थे ना, जनता ने इनको जवाब दे दिया। ये पुलवामा को में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उनको जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको गाली दे रहे थे, जनता ने जवाब दे दिया। ये जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, जनता ने जवाब दिया। वही होगा असर। जनता समझती है, हमारे देश के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन हमारे सेना के साथ खड़ा है, कौन हमारे बॉर्डर्स की चिंता करता है, और कौन हमारे देश के बॉर्डर्स को गोलमोल कर दिया। आप ये मत भूलिए कि हमारा जो अखंड भारत है, वो जो इसको छोटा किया गया है, जो इसके हिस्से कर दिए गए, वो किसके वजह से हुआ था? आपने पाकिस्तान को जाने दिया, आपने आपके हाथ से पीओके चला गया, जिसको आज हम पीओके बोलते हैं, अक्साई चीन हम गंवा बैठे हैं। तो ये सब किसके काल में हुआ था? सिर्फ एक नेता, हमारे माननीय चाचा जी, चाचा नेहरू। और कौन था? तो आप देश की जनता इसे समझती है, और जितना ज़्यादा ये बोलेंगे, देश की जनता इनको करारा जवाब देगी, याद रखिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि 24 में मोदी जी ने जो 8 साल में काम किया है, 2024 के चुनाव में वो जीतने के लिए काफ़ी है, या फिर क्या लग रहा है आपको क्या होगा? देखिए, सरकार तो अभी तो 1.5 साल और है, तो सरकार तो और काम करेगी ही, ठीक है। और जहाँ तक जितना काम हुआ है, तो आप ये मत भूलिए कि अभी गुजरात चुनाव हुआ, ठीक। जनता ने एकदम क्लियर मैसेजिंग की है, 156 सीट, इतना तो मोदी जी के समय जीते नहीं थे, है ना। हिमाचल ठीक है, हार गए, लेकिन आप ये देखिए कि वोट का डिफरेंस कितना था, मात्र 37,000 जो पूरे स्टेट में था, ठीक है। तो जनता किसका साथ है, किसके साथ खड़ी है, किसके साथ है, वो सब समझ में आ रहा है। जनता कहीं ना कहीं ये देख रही है कि काम हो रहा है, तभी जाकर वो साथ में खड़ी है। और आगे इन फ्यूचर भी जब काम और हो रहा है, वो जनता काम देखेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सीटों की बढ़ जाएगी। आप ये मेरी बात मान के चलिए। बढ़ेगी और सीट आपको लग रहा है? बिल्कुल सीट बढ़ेगी। हाँ। किस मुद्दे पे क्या ऐसा? और देखिए, अभी तक जो बीजेपी की जो आउटरीच है, वो साउथ की तरफ उतनी नहीं थी पहली। अच्छा। अब वहाँ भी बढ़ रही है। तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु में एक बहुत बड़े नेता, उभरते हुए जवान नेता हैं, वो है अन्नामलाई। उनको देखिए, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, उनके साथ उनके सभा में लोग कितने इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो लोग समझ रहे हैं कि किसके साथ खड़ा है, कौन देश की बात करता है, कौन जनता की बात करता है, और सच में कौन देश को बांटने की बात करता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कौन है जो कि जातीय समीकरण को साधना चाहता है और देश को बांटना चाहता है। तो ये सब जनता समझ रही है, और इस वजह से पहले जो लोग समझ नहीं रहे थे, वो भी अब साथ आ जाएंगे। हाँ। मोदी जी को हमेशा कहा जाता है कि मोदी जी का जो काम होता है, और मोदी जो है हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं, ठीक है, पक्षपात करते हैं मुसलमानों के साथ में। लेकिन एमसीडी चुनाव में देखा जाए, गुजरात चुनाव में देखा जाए, जो मुसलमानों का वोट है, वोट शेयर है, वो बड़ा है, बीजेपी की तरफ आ रहा है, मतलब कि विश्वास लौट रहा है बीजेपी की तरफ। देखिए, आप ये एक मिथ्या है कि लोग समझ नहीं रहे। आप ये मत भूलिए कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। गुजरात में वोहरा कम्युनिटी, वोहरा मुस्लिम जो हैं, वो हमेशा से भाजपा के साथ थे, वो मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, ठीक। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपने देखा था कि अच्छे खासे तादाद में
एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स ने वोट किया था, ठीक है। आप उसके बाद आप देख लीजिए कि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी मुस्लिम का एक सर्टेन फ्रैक्शन ने वोट किया था। तो इतने बड़े तौर पे जो अविश्वास क्रिएट किया जाता है मुसलमानों के मन में, वो भी समझ रहे हैं कि कौन हमारे साथ दे रहा है। वो हुनर हाट की बात की जाए, ठीक है, जब गैस सिलेंडर बढ़ता है तो कोई ये तो नहीं देखता ना कि कहाँ किसके नाम पे, किसके धर्म में क्या है, किसकी जाति क्या है, ये तो नहीं देखता। जब रोड बनता है तो ये तो कोई देखता नहीं है ना कि किसका जाति क्या है, किसका धर्म क्या है, ये चलेगा क्या नहीं चलेगा, ठीक है। तो जहाँ तक, और ये मत भूलिए कि यूएई हो, सऊदी हो, उसके बाद से फिर आपकी जो और कतर हो, इनफैक्ट ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कम्प्लीटली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वो भी अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया? मोदी जी को दिया। तो आप ये मत भूलिए, जब वो लोग पूरे के पूरे गल्फ जहाँ पे इस्लाम की उत्पत्ति होती है अरेबियन कंट्री में, वो जब इस बात को समझते हैं कि ये एक नेता है जो मुसलमानों के बारे में सोच रहा है, तो फिर आप इनकी बात कर रहे हैं जो कि ना मुसलमानों के साथ है ना किसी के साथ है, बस अपने पावर के साथ है ना। हाँ ठीक है, आप बिहार से आते हैं। जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जी। अब बिहार से एक आवाज उठ रही है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद के लिए, तो कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी एक बाई इलेक्शन हुआ था बिहार में, जानते हैं ना, उसमें क्या हुआ आपने देख लिया। इससे पहले गोपालगंज की सीट पे भी बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें भी क्या हुआ आपने देख लिया। तो आप ये देखिए कि बिहार की जनता भी का डायरेक्शन क्या है, बिहार ने बार बार मैसेज दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो शुरू में काम किया था, क्या वो खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक बात आप देखिए ज़रा, उनकी और आरजेडी के बीच में फिर जो साठगांठ है वो ठीक नहीं है स्थिति में। तेजस्वी जी वेट कर रहे हैं कि कब सत्ता उनके हाथ में पूरी तरीके से हाथ आ जाए, ठीक है। और बिहार में मैसेजिंग धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही बात चल रही है। वो ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। आप प्रशांत किशोर जो पद यात्रा कर रहे हैं, वो भी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे है। बीजेपी तो पहले से एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव था ही बिहार में, ठीक है। तो आप देखिएगा बिहार में भी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ भी पहले से ज़्यादा सीटों पे बीजेपी जीत के आएगी। हाँ, लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एक बीजेपी ने बिल पेश किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लग रहा है आपको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए जरूरी हो गया है? देखिए, ये प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है। करोड़ी लाल मीणा जी ने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था और बीजेपी की एमपी है ये। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है और इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगा क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये हमारे फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में भी ये है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरी बात, यानी कि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने भी इसकी बात की थी, ठीक। आपने हिंदू कोड बिल तो ले आए, लेकिन ये पैन लेवल पे होना चाहिए था, ठीक है। ये किसी एक रिलीजन के लिए नहीं होना चाहिए थे, सभी पैन लेवल पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी देखिए, कहीं पे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है कि एक 15 साल की लड़की उसकी शादी हो जाए, उसको ओके कर दिया जाता है। और कहीं पे, जबकि हमारे यहाँ संविधान में है कि इट हैज़ टू बी 21 साल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूजन का स्टेट होता है। उसके बाद से एक लड़की जो 18 साल की लड़की है, उससे कम की शादी तो होनी ही नहीं चाहिए, जो कि इस पे कानून बहुत पहले बन चुका है। अगर ऐसा होता रहा था तो हम चाइल्ड मैरिज पे पहुँच जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि कल हो कि ये भी जस्टिफिकेशन दे देगा कि 9 साल 12 साल, तो ये हमारे देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल मैटर्स में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, शादी हो गया, डिवोर्स हो गया, अडॉप्टेशन हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम समाज को दिक्कत है, लोग कहते हैं ऐसा, समाज को दिक्कत नहीं, लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, होता क्या वहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, आपको पता है, वो लीगली बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। नुकसान किसको है? अगर एक मुस्लिम कपल, उसको बच्चा नहीं होता है, वो लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकता। कितना बड़ा समस्या है। अगर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाते, वो नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है कि शादी और डिवोर्स में भले आप ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दीजिए, आप 50 कानून बना कर दीजिए, लेकिन उसमें भी लूप होल्स निकाल करके काम चल जाता है। और उसी का असर है कि अभी आपने देखा होगा कि एक 15 साल की लड़की को शादी की परमिशन दे दी गई। अब वो लड़की 15 की थी, 14 की थी,
वो तो दबाव में डाल के कुछ भी प्रूफ करा लो, लेकिन ये तो तय है ना कि एक लड़की के फिजिक पे, उसके बॉडी पे, उसके बायोलॉजी पे क्या क्या असर पड़ता है। तो एक यूनिफॉर्मिटी रहने दीजिए, ठीक है। उससे होता क्या है कि समाज भी प्रोग्रेस करता है, और हम फिर एक यहाँ से जब मजबूत होते हैं, यानी कि बुद्धि से, शरीर से जब हम सही चीज़ों को समझ पाते हैं, तभी जाकर के हम आगे अपने फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकार के पास कुछ है नहीं काम गिनाने के लिए, बस मुद्दा भटकाने के लिए ये सब बिल ला रही है। देखिए, ओवैसी जी बहलाने फुसलाने के अलावा कोई काम नहीं करते। उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है, सवाल उनसे होना चाहिए, ठीक। वो कितने मैं बार बार कहता हूँ कि वो कितने पशमंदा मुसलमानों को मौका देते हैं। कितने पशमंदा मुसलमानों को देते हैं? एक को देते हैं क्या? वो कभी अपने घर में अपनी पत्नी को आगे जाने दे सकते हैं क्या? कभी आपने देखा है कि अपने दिन भारत भर में जितने भी नेता हैं, आप देखेंगे कि उनकी पत्नी कभी न कभी किसी न किसी फोरम पे आके अपनी बात रख रही है, ठीक है। कभी आपने देखा है क्या? तो वो खुद जो है मुसलमान के, वो खुद महिला के अधिकार के लिए कितना लड़ते हैं वो सब जानते हैं। ये सब कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये तो वो लोग हैं, और वैसी वही है, और ये वही मानसिकता के लोग हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी एक मौलाना ने कहा था कि मुसलमान महिलाओं को इलेक्शन लड़ने मत दो, ठीक है। याद है आपको? लोगों को जाके वो यूट्यूब पे वीडियो चेक करना चाहिए। गुजरात के ही थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमान महिलाओं को इलेक्शन मत लड़ने दो। कौन पिछड़ जाएगा? क्या मुसलमान महिलाओं को बुद्धि कम है क्या? वो किसी से कम है क्या? वो अपना इतिहास याद करे। नूरजहां थी, उससे पहले रजिया सुल्तान थी, हाँ। वहाँ दक्षिण भारत में चांद बीबी थी, है ना। बहुत सारी ऐसी मुसलमान महिलाएं रही हैं जिनमें जो एक बहुत काबिल शासक अपने आप को उन्होंने साबित किया है। तो ये उनको बुद्धि तो कमी नहीं है। तो मुसलमान महिलाओं का दुश्मन कौन है? वो हिंदू सरकार दुश्मन नहीं है। वो ना हिंदू दुश्मन है, ना सरकार दुश्मन है। वो दुश्मन उनके अपने ही जो मर्द हैं, वो दुश्मन है। धन्यवाद।